हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, लुसेंट का सही चल रहा था और आज हम इसका लुसेंट का अध्याय जो है वो आपके 20 के पास पहुंच गए हैं, संगम पीरियड यानी कि संगम काल के बारे में। सो गाइस, संगम काल जो है यह 3 वंश के संबंधित हुआ था और यह साउथ इंडिया में मतलब कि दक्षिणी भारत की कहानी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो साउथ इंडिया में संगम काल की बात है, संगम पीरियड। संगम काल कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे संगम कोई वंश नहीं था। संगम जो है ना एक परिषद या तमिल के कवि के सम्मेलन होते हैं, मतलब कि जहाँ पे तमिल कवि या लेखक का सम्मेलन होता है, यहाँ पे लेखक लोग बैठते हैं और इसे संगम साहित्य भी कहीं कहीं संगम लिटरेचर भी इसको कहीं कहीं कहा जाता है। तो गाइस याद रखना है, संगम मतलब परिषद, तमिल कवि जहाँ लेखक का सम्मेलन होता है उसी को हम संगम बोलते हैं। और यह लेखक का सम्मेलन जो साउथ इंडिया का 3 वंश करते, चेर, चोल, पांडव, ये 3 वंश थे, चेर, चोल, पांडव, है ना। तो आपका बोलना है चचे प याद रखना है, चेर, चोल, पांडव, है ना, चेर, चोल, पांडव। अब देख पा रहे ये आपका पांडव है, यहाँ पे आपका चेर वंश है ना, कौन वंश भाई साहब, यहाँ पे चेर वंश, और यहाँ पे आपका चोला डायनेस्टी मतलब चोल वंश है। ये कहानी साउथ इंडिया का है और संगम काल साउथ इंडिया में चलते थे। अब समझते हैं ये तीनों जो संगम का आयोजन जो है पांडव राजाओं के संरक्षण में होता है, मतलब चेर करे या चोल करे या पांडव करे, कोई भी अगर संगम काल होते थे तो वह पांडव राजाओं के संरक्षण में यह काल जो है देखने को मिला था। संगम साहित्य में 9 खंडों में इसको बांट दिया गया है। अगर हम बात करते हैं संगम साहित्य का, संगम लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू 9 सेक्शन, इसे 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो याद रखना दोस्तों, संगम साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो संगम साहित्य को ना 9 भागों में बांटा गया है। अब कुछ यहाँ संगम का कुछ साहित्य जो आपका समितियाँ होते थे, संगम का जो लोग होते थे, मतलब उसका बहुत सारा कौन कौन चेयरमैन कहाँ हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं संगीतियाँ, है ना। तो इसी प्रकार सबसे पहले ये आपका संगम का प्रथम जो हुआ था, आज की अगर बात करते हैं तो आज से 4440 वर्ष पहले मदुरा समुद्र के विलीन इसका अध्ययन किया था। मदुरा जो है अभी समुद्र में विलीन हो गया है, यह मदुरा वर्तमान में नहीं है, समुद्र में क्या विलीन हो गया। इसका अध्ययन किया था अगस्त्य, और इस समय का कुछ फेमस है अकटियम, परिपादाल, मधुनौरे, मुदकुरुके तथा कलारी, कोई भी इसमें उपलब्ध साक्ष्य नहीं है। दूसरा संगम आज 3700 वर्ष पहले हुआ था, कपाटपुरम एलेवाई में समुद्र में विलीन हुआ था, और ये भी अध्यक्ष अगस्त के थे। इसमें क्वेश्चन पूछता है तोकालापियम, है ना, ये आपका तोलकापियम, ये तमिल व्याकरण है जिसका रचनाकार जो है तोलकापियर है। तो यही आपका इतना से क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपका तोलकापियम का रचना किसने किया था, तो याद रखना है तोलकापियर। तोलकापियम एक व्याकरण था और रचना किया था व्यक्ति, उसका नाम था तोलकापियर। तीसरा संगम 1850 वर्ष पहले मदुरै में, है ना। अब इसका अध्यक्ष किया था नक्कीरर। और इसमें क्या है आपका, तो इससे उतना फेमस नहीं, सिर्फ नाम पढ़ लीजिए, नदुन थौके, कुरुन थौके, नक्रिनई, एनकुरु भोरु, परिपादल, कुर्थु, वरी, पेरिसे तथा सीत्रिसे आदि इत्यादि इनका फेमस थे। ये आपको एग्जाम एक क्वेश्चन पूछा दोस्तों, ये वाला तोलकापियम का रचनाकार किया है तो तोलकापियर, 2-3 बार बोल लेना, याद हो जाएगा। अन्य कुछ तथ्य इसमें है, अगस्त ऋषि को दक्षिण भारत का आर्य संस्कृति का प्रसार का श्रेय दिया जाता है। बार बार एग्जाम में पूछेगा कि अगस्त ऋषि को दक्षिण भारत का आर्य संस्कृति का प्रसार का श्रेय हम किसे देते हैं, तो अगस्त ऋषि को। तो याद रखना अगस्त ऋषि को क्या बोले दोस्तों, दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार ही किया था। तो दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार कौन किया था, तो गाइस याद रखना अगस्त ऋषि नामक एक आपका जो आपके साहित्यकार थे, वही आपका दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रयास आपका प्रसार किए थे। तमिल भाषा का प्रथम ग्रंथ जो है वो आपका अगित्यम है। क्या अगित्यम जो तमिल भाषा का प्रथम ग्रंथ है, इसका प्रणेता इन्हीं को माना था, मतलब अगस्त ऋषि को तमिल भाषा का प्रथम जो आपका ग्रंथ है अगितमय, उनका प्रणेता भी अगस्त ऋषि मानते हैं। एक यहाँ पे तोलकापियम, ये रचना किसने किया था, तोलकापियर किया था। तो तोलकापियर याद रखना है।
तीसरे संगम में रचित साहित्य में 8 संग्रंथों संकलित थे। इन्हें एतुतगाई कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? एतुतगाई इसको कहा जाता है। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ था। तो अगर आपसे पूछे तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सबसे पहले किस काल में हुआ था, याद रखना है संगम काल में सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट सा बात याद रखना है। पॉइंट अगला है, ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन सभ्यता में बेलौर वर्ग के स्थान, इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। यानी कि यहाँ पे एक और वर्ग आया है वेलार वर्ग, और इसका मुख्य पेशा क्या है? तो मुख्य पेशा जो है इसका दोस्तों आपका कृषि है। तो कुछ इस पॉइंट से आपका 6 पॉइंट समझ में आया। 7वां पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत फेमस आपसे एग्जाम में पूछा गया है। संगम साहित्य में व्यापार वर्ग को वेनिगर कहा गया। अगर आपसे पूछे कि संगम साहित्य में व्यापार वर्ग को क्या कहा गया, तो वेनिगर कहा गया। वेनिगर किस में दोस्तों? संगम साहित्य में किसको? व्यापार वर्ग के लोगों को वेनिगर कहा गया। संगम कालीन कुछ आपका अन्य वर्ग समझते, जैसे आपका पुलयन, दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशुचर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे, है ना। ये आपका कुछ वर्ग है। एक आपका एनियर वर्ग है, ये शिकारियों की एक जाति था, एनियर। उसके बाद मलवर, लूटपाट करने वाला जाति को हम क्या बोलते थे? मलवर। तो संगम काल में एक मलवर जाति होते जो लूटपाट करते थे। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। अगर पूछेगा चावल मुख्य खाद्यान्न किसमें था, तो संगम काल में चावल जो था मुख्य खाद्यान्न था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाओं मुख्यतः खेती का कार्य करती थी। इन्हें कैडेस्यूअर कहा गया। क्या? कैडेस्यूअर कहा गया। तो याद रखना है, संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की जो महिलाएं थे वह मुख्यतः खेती की कार्य करते थे। इन्हें किस नाम जानते हैं? तो इन्हें आपका कैडेस्यूअर कहा गया है। 11 नंबर पॉइंट पर समझते दोस्तों, कोरंडम जो है समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। अगर पूछे कोरोमंडल, तो समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था अरिकमेडु, जो चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार, मतलब बंदरगाह करने मतलब क्या? तो बंदरगाह करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पानी वाला जहाज से व्यापार बढ़ते थे। एक देश है रोम, इटली में पड़ता है, वहाँ से व्यापार होते थे। 1945 में यहाँ हुई खुदाई में एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। मतलब जैसे खोदा गया था 1945 में, तो एक विशाल रोमन बस्ती, रोमन को लोग रहने वाला का एक बस्ती यहाँ मिला है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिपोलस ने मानसूनी हवाएं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार करने की विधि की खोज की थी। अगर पूछा संगम काल में ही मिस्र का एक नाविक था, नाविक का नाम है हिपोलस, मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार करने की विधि की इन्होंने क्या किया था दोस्तों? तो आपको इन्होंने खोज किया था। तमिल देश का प्राचीन देवता मुर्गन, अब यह बहुत फेमस है। फिल्म देखना साउथ, तो बहुत लोग का मुर्गन नाम रहेगा। तो उस समय वहाँ का प्राचीन मुर्गन था, कालांतर में उसका नाम है सुब्रहान्य। तो नाम याद रखना है। मुर्गन को प्राचीन में क्या कहा गया है? तो सुब्रहान्य कहा गया है, सुब्रहान्य देवता। तो ये आपका मुर्गन को प्राचीन में सुब्रहान्य के नाम जाना जाता है। अगला पॉइंट समझते हैं, अध्याय नंबर आपका 21 नंबर चैप्टर में कुछ बात समझते हैं। इसमें मुगल साम्राज्य का जो इसमें गुप्त काल की बात है। सो गाइस गुप्त काल ना हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ये आपका संगम काल की वीडियो है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हाँ चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।